तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस कवि स्टूडियो में आज आप सबों के बीच एक ऐसे युवा शक्ति हैं जिन्होंने अपने लघु जीवन में समाज में बड़ा बदलाव किया है। आप हैं अश्विनी कुमार, महासचिव बछवाड़ा विधानसभा युवा कांग्रेस, साथ ही साथ एक छात्र के रूप में भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अश्विनी कुमार से। नमस्कार अश्विनी जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। ऐसे तो आपको सर सभी जानते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय हैं, राजनीति से भी आपका जुड़ाव है, कम समय में आपने युवा राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली है, साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र के रूप परिवार से भी आप जुड़े रहे हैं। फिर भी मैं चाहूंगा यहाँ से हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं अश्विनी कुमार, बछवाड़ा विधानसभा युवा कांग्रेस महासचिव। मैंने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखा है, छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मैंने सामाजिक कार्य प्रारंभ किया। और हम सभी जानते हैं कि महाविद्यालय में जब छात्र छात्राओं का नामांकन होता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियाकलापों की ओर बच्चों का झुकाव होता है और मैं भी उससे प्रेरित होकर उससे जुड़ा और राष्ट्रीय सेवा योजना में काफी सक्रिय था। जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया और मैं उनके संपर्क में आने के बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, जिसके बाद मुझे कॉलेज अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। इसके अलावा कॉलेज अध्यक्ष का दायित्व पूरा होने के बाद मुझे नगर मंत्री बनाया गया, मैंने उसका भी निर्वहन किया। और जिस समय एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ जिसमें विधानसभा का घेराव हुआ तो कुछ समय के लिए जिला विस्तारक का भी दायित्व मुझे दिया गया था। अच्छा, आपने राजनीति में, छात्र राजनीति में अपने आप को जोड़ लिया। जब आप कॉलेज आए, आपने पहले कहा कि एनएसएस, चूंकि एनएसएस जो है राष्ट्रीय सेवा योजना है जो राष्ट्र के प्रति युवाओं के संकल्प को, उनको राष्ट्र के प्रति जोड़ती है और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की कला उनमें भरती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से जो युवा आपको सुन पा रहे हैं, जो दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं, उन्हें एनएसएस के संदर्भ में, जो कि एनएसएस क्या है और इसका क्या मोटो है और किस प्रकार हमारे जीवन में एनएसएस बदलाव ला सकता है, इसके संदर्भ में अपने विचार दें। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के अधीन है और इसका मुख्य रूप से कार्य है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लोग अपने जीवन यापन में व्यस्त थे और खासकर युवा पीढ़ी का झुकाव अपने जीवन यापन की ओर था। तो भारत सरकार की चेतना इस तरफ गई कि कैसे युवाओं को हम अपने तरफ आकर्षित करें और फिर जाके राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया जाता है। और इससे युवाओं को, छात्र छात्राओं को, यूँ कहा जाए तो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सामाजिक कार्यों से, सांस्कृतिक कार्यों से जोड़ने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया। आपने यहाँ पे बात कही थी कि आपने एबीवीपी को चुना, छात्र राजनीति की शुरुआत आपकी वहीं से रही। तो छात्र राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली छात्र राजनीति में आने की? देखिए, चाहे कोई भी संस्थान हो, वहाँ कुछ न कुछ गलतियाँ होते रहती है और जब आप गलती को देखने लगिएगा और आप में संघर्ष करने का क्षमता है, नेतृत्व का क्षमता है, तो आपसे रुका नहीं जाएगा, वह उद्गार हो ही जाएगा, आप आगे आ ही जाएंगे, आप आगे आ ही जाएंगे। और इसी कड़ी में हमने देखा कुछ छात्र संबंधित मुद्दा था जिसको उठाने के लिए हमने ऐसे प्रयास किया, लेकिन रामायण में भी कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे, अगर आपके पास आपको शक्ति चाहिए तभी आप शक्तिशाली हैं। तो इसीलिए मैंने संगठन को चुना और संगठन के माध्यम से कई छात्र संबंधी मुद्दे को उठाया। अच्छा, राजनीति की शुरुआत आपने एबीवीपी से की थी, लेकिन बाद के दिनों में चूंकि आपने उस जो हमारे विद्यार्थी परिषद संगठन है, छात्र राजनीति संगठन, उस संगठन में आपने बड़े पद पर भी आप रहे और सेवा किया उस पद का, लेकिन बाद की राजनीति में आज आप कांग्रेस, युवा कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं। तो फिर उस संगठन को छोड़कर इस संगठन में ये क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो कहा जाए तो कहा जाता है विद्यार्थी परिषद एक निष्पक्ष संस्था है। जी। किसी भी राजनीतिक पार्टियों से और बड़ी देश स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी संगठन है विद्यार्थियों की। इसका कोई लेना देना किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होता है। मैंने जब नगर मंत्री का कार्यकाल पूरा हो गया तो कुछ दिन मैं राजनीति से दूर रहा। और जिसके बाद मैं वास्तविक मुद्दे पर आ गया। छात्रों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों का उद्धार कैसे होगा,
शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे होगा, सशक्तिकरण कैसे होगा, हमारा युवा सशक्त कैसे होगा। तो अभी जो देश में दौर चल रहा है, अगर आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो एक शब्द में आपको कह दिया जाएगा गद्दार है, देशद्रोही है। तो यह परंपरा मुझे नहीं लगता है उचित है। नहीं, तो मेरा ये प्रश्न था आपसे कि चूंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से तो आपने एपी को छोड़ा होगा। विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन समाप्त होने के बाद तो फिर छात्र राजनीति तो नहीं रह उसका जाता वो है। एक हम मानते हैं वो कोई पार्टी का एक विंग है, किसी पार्टी को खुले मन से समर्थन वो नहीं करती है, लेकिन फिर आपने कांग्रेस तो कोई क्यों चुना? देखिए, जब आप वास्तविक प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ कठिनाइयां आती है और सत्ता पक्ष के समर्थन में जाके आप प्रश्न को नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आपको विपक्ष में आना पड़ेगा और फिर लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। यह सब हम लोगों के कहने के लिए है, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने यहाँ बात कही विपक्ष की, मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि आज विपक्ष कमजोर पड़ गई है लोकतंत्र की मजबूती के लिए? क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष कहीं से कमजोर नहीं है और एक षड्यंत्र के तहत विपक्ष को कमजोर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो देश की स्थिति को अगर देखें हम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, जिस तरह से चूंकि लोकतंत्र विपक्ष की जो अहमियत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसका एक ही कारण है मीडिया। आप एक युवा हैं और भविष्य में आप भी आपने पहली बात कहा कि चूंकि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए, तो संपूर्ण राष्ट्र की ओर अगर सोच के देखें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो होना चाहिए वो नहीं है? देखिए, दो बातें होती है, एक आप कुछ भी करिए उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, और दूसरा आप धरातल पर काम भी किए और उसका प्रचार प्रसार न हो पाया तो फिर वो जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सरकार की योजना है, शौचालय का योजना हो, इंदिरा आवास का योजना है, फिर भी उसके प्रचार की आवश्यकता क्यों है? और अगर यह प्रचार नहीं हो पाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं वर्तमान मीडिया विपक्ष के कार्यों को दबाती है। अच्छा, मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। अब देखिए, ये तो समय समय बदलता रहा। अभी आप विपक्ष में हैं इसलिए मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, कल को दूसरी पार्टी विपक्ष में होगी तो वो उसको तो ये इस मीडिया अपना काम कर रही है और मीडिया लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। हाँ, ये हो सकता है कुछ एक लोग हो सकते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपने उस विचार को, अपने उस सिद्धांत का वो गला घोट सकते हैं, लेकिन मीडिया अभी भी लोकतंत्र का आधार है और उसको मजबूती से पकड़े हुए है। बस चंद लोग आप जो कर, मैं आपकी बातों में थोड़ा बदलाव कर दूं, चंद लोग बचे हुए हैं जो प्रहरी है, बाकी लोग तो जिधर धारा बह रही है उधर बह चुके हैं। ये इस चीज को हम यहाँ जो है कंटेन करते हैं। अच्छा, युवा के रूप में, चूंकि आप एक युवा हैं, युवा के रूप में देश के संदर्भ में, चूंकि युवा शक्ति है जिसमें काफी संभावनाएं हैं, कैसे इस संभावनाओं को, किसी शक्ति को हम देश के विकास में जोड़ सकें? देखिए, सबसे पहली बात है, हम युवा हैं, हम नौजवान हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये कहने से तो नहीं होगा। हम सोच ले जब हमको राष्ट्रपति बनना है तो युवा है, हमें क्या कमी है, हम भी योग्यता रखते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव खाने से तो नहीं होगा। इसके लिए धरातल पर आना होगा। और वर्तमान सरकार सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रही है। युवाओं के लिए भारत सरकार की क्या नीति है? कोई नीति नहीं है। ऐसा नहीं है। अब ये सरकार की बातें, सरकार इस पर ध्यान देगी। हम लोग एक युवा हैं, हम यहाँ से जरूर चाहें कि युवा जो आपको यहाँ सुन पा रहे हैं उस युवा को मोटिवेट करते हैं। चूंकि आप नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ा रहा है, आपका एनएसएस वॉलंटियर भी हैं, आप अच्छा लीडरशिप भी आपके, तो जो युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को समीक्षा करना होगा कि कौन हमारे भविष्य के लिए बेहतर है, हमें उसे चुनना होगा। भले ही सारी संस्थाएं हैं, सरकार संचालित होती है, हमारा देश चलता है, लेकिन हमारे देश का भाग्य विधाता हमारा संसद होता है। और हम अंगूठा छाप व्यक्ति को अगर भेज देते हैं तो फिर उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न यहाँ से फिर मैं आपसे पूछना, जैसे कि अंगूठा छाप की बात आपने की, आपको नहीं लगता कि हर चीज में एक योग्यता निर्धारित है? आपको टीचर बनना है, उसके लिए एक योग्यता है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, किसी सेवा क्षेत्र में जाना उसके लिए योग्यता है, लेकिन राजनेता बनने के लिए अभी तक देश में योग्यता निर्धारित नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपने योग्यता की बात कही, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए? इसके लिए पहल तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आवाज उठाना पड़ेगा। आप जानते होंगे राजस्थान में एक कदम उठाया जा चुका है और
वहाँ ये मैट्रिक बात को ये बात अनिवार्य मानते हैं कर ना दिया कि गया। ये योग्यता लोकतंत्र की रक्षा के लिए योग्यता अनिवार्य किया जाए। लोकतंत्र ही नहीं, इस मानव जाति की रक्षा हेतु, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे कुछ कर पाएंगे? फिर लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, कुछ भी हो। निश्चित रूप से जो हमारा जो कहना है उस पर आप समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, नेहरू युवा केंद्र, चूंकि आप बहुत दिनों तक नेहरू युवा केंद्र परिवार से जुड़े रहे हैं, तो नेहरू युवा केंद्र एक एनजीओ है भारत सरकार की और एक अच्छा काम कर रही है, तो उसके संदर्भ में आप अपने संगठन का जो उद्देश्य है, जिसके संदर्भ में वो काम करे, अपनी उपलब्धियों को हमारे दर्शकों से साझा करें। सर्वप्रथम मैं आपकी बातों को थोड़ा चेंज कर दूं। नेहरू युवा केंद्र कोई एनजीओ नहीं है, वह भारत सरकार की स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है और यह भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। यह कोई एनजीओ है नहीं। नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों को, उद्देश्य को अगर जन जन तक, युवाओं तक पहुंचाया जाए तो यह एक मिसाल कायम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने देखा होगा पिछले लगभग 2-3 वर्षों में मैं तो एक एनवाईवी था, लेकिन जिले के हर एक प्रखंड में, गांव-गांव में हमने इसके कार्यक्रम को ले जाने का काम किया है। जी जी। तो कोई युवा, खास करके जो युवा यहाँ से सुन पा रहे हैं, अपने आप को नेहरू युवा केंद्र से जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, इसके जुड़ने का प्रक्रिया है कि प्रखंड में जो एनवाईवी होते हैं, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक होते हैं, उनका कार्य होता है कि वह युवाओं का बैठक करे और उनके लिए एक कमिटी बनाए, यूथ क्लब बनाए। दूसरा, 2 तरह से, एक तो क्लब के माध्यम से युवा जुड़ सकते हैं, दूसरा है एक प्रखंड स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार फॉर्म निकालती है, फॉर्म फिलअप करें और माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, आपका इंटरव्यू होता है, मेधा सूची प्रकाशित होती है, इस प्रकार ये होता है। अच्छा, आप एक जो है कोचिंग संस्थान से भी जुड़ा, आपका शुरू से आपने शिक्षा से भी अपने आप को जोड़ के रखा है, आप एक डायरेक्टर भी हैं, बच्चों के, छात्र के निर्माण में, उनका जो भविष्य कैसे उनका निर्माण, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खासकर कंप्यूटर क्लास के रूप में। तो उस कंप्यूटर क्लास के संदर्भ में और बच्चों के भविष्य के निर्माण में आप अपने संस्थान के योगदान को यहाँ से साझा करेंगे। देखिए गौरव जी, अभी का जो दौर चल रहा है, बाजारवाद का दौर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जी जी। और इसमें हमारी शिक्षा की क्या स्थिति है यह हम भी देख रहे हैं। जी जी। किसी पर दोष और आरोप करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुद्दा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर सशक्त तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और जब आप निजीकरण में आइएगा तो और कंपटीशन और बढ़ने जा रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में कंपटीशन काफी टफ होने जा रहा है। तो अपने जो आप जिस क्लास को आप चलाते हैं, जो आपके मार्गदर्शन में चलता है, आप उसकी उपलब्धि हमारे दर्शकों से साझा करें। हमारे कई छात्र हैं, दर्जनों छात्र हैं जो सरकारी सेवा में हैं। किस नाम से संस्थान चलती है सर आपकी? अभी तो मैं अपना संस्थान क्लोज कर चुका हूं किसी कारणवश, और द प्लेटफॉर्म बैंक कोचिंग जो पूरे बिहार में संचालित होती है, जी जी, उसके समस्तीपुर ब्रांच का GKGS का फैकल्टी हूँ। अच्छा, तो जो छात्र यहाँ से सुन पा रहे हैं, जो भविष्य के लिए उनकी योजना है, भविष्य में किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को जोड़ना चाहते होंगे, तो उनकी तैयारी के संदर्भ में आपके क्या मार्गदर्शन रहेंगे? क्योंकि आपने GK और GS फैकल्टी से, आप समस्तीपुर में द प्लेटफॉर्म ब्रांच के से जुड़ा हुआ है आपका, तो एज ए मेंटर, GS GK के मेंटर के रूप में छात्रों का क्या गाइडलाइन रहेगा आप? देखिए, ये तो कहा जाता है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कंपटीशन तो काफी टफ होने जा रहा है वर्तमान दौर में, लेकिन इतना भी टफ नहीं होने जा रहा है कि हम जो चाह ले वो पूरा नहीं हो। कंपटीशन के छात्रों के लिए मैंने एक 3D फार्मूला बनाया है। जी, 3D यहाँ से साझा करें उसे। जी बिल्कुल, 3D फार्मूला यूं कहा जाए तो 3D अर्थात 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय कहते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी सिनेमा हॉल में गए, फिल्म देखने जाते हैं, तो हम किस जगह पर बैठे हैं यह मायने नहीं रखता है, वह फिल्म हर एक व्यक्ति को वैसा ही दिखता है। इसका कारण है कि वो त्रिविमीय है। तो अगर हम अपने जीवन को भी त्रिविमीय बनाए तो हम भी उस फिल्म के तरह खुद को चमका सकते हैं। और यह 3D क्या है? तो पहला D है कि जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसके लिए तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खुद को डिटरमाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल, आकलन करना पड़ेगा, आकलन मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बिल्कुल, तो फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन आवरसेल्फ।
कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना पानी में हैं, ये तो हमको पता है, जी। अगला को नहीं पता है। तो सर्वप्रथम हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, रेलवे में जाना चाहता हूँ, एसएससी में जाना चाहता हूँ, या आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दूसरा, इतिहास गवाह है, बिना मेहनत के आज तक किसी को सफलता नहीं मिली है, चाहे महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, या महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, जी। किन्हीं को भी बिना मेहनत के सफलता नहीं मिली है। तो अगर हम जो लक्ष्य बनाएंगे, उस लक्ष्य के अनुसार हमें खुद को समर्पित करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा डी है डेडिकेशन, समर्पण। लक्ष्य के हिसाब से हमें समर्पित होना पड़ेगा, और समर्पित जब हो जाएंगे तो तीसरा डी है डिसिप्लिन, अनुशासन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनुशासन के बगैर कोई भी कार्य होने नहीं जा रहा है। हम अगर आईएएस का लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, टॉपर हो जाते हैं, सपोज अश्विनी कुमार आईएएस का टॉपर है, और इंटरव्यू के लिए हम गए, जी बिल्कुल, अरे भाई जाते हैं गेट से इन करते हैं, हम तो टॉपर हैं, हमको क्या जरूरी है, गए बिना पूछे अंदर घुस गए, जाके चेयर पे बैठ गए एकदम, तो फिर उसका परिणाम क्या आने वाला है वो हम सभी समझ निश्चित रूप से हमारे जीवन का अनुशासन जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इसलिए हमने जो 3D फॉर्मूला सेट किया है, पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा डिसिप्लिन। तो अगर इस पर हम काम करते हैं तो कहीं हद तक मेरा विश्वास है हम इस पर सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ 3D जो आपका फार्मूला है, निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे, हमारे जो युवा, खास करके देश के जो कर्णधार हैं वो सुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में से अपनाएंगे और निश्चित रूप से एक सुंदर राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, मैं वर्तमान संस्कृति के संदर्भ में, अपने देश की वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक आप युवा हैं, आपकी सोच वर्तमान जो आधुनिक सोच है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान संस्कृति है, वर्तमान समय में हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने अपने रीति रिवाज, हमारे जो अपने आदर्श हैं, उनका गला घोटा है हमने? निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर हम चलते हैं। अतिथि देवो भव हमारी सभ्यता रही है, अतिथि हमारे देवता है। और आज क्या होता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का नकल करते करते हम अपने आप को इतना नीचे ला रहे हैं कि अतिथि देवो भव लिखने से हटके और दीवार पे लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। तो आखिर कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारी नैतिकता किस ओर जा रही है? का अवमूल्यन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इस पर पूर्ण रूप से चिंतन का, मनन का आवश्यकता है। अच्छा, इसमें अभिभावक, जो हमारे अभिभावक जो हैं, उनका इस पे क्या उनका दायित्व बनेगा? देखिए, वर्तमान जो दौर आ रहा है बाजारवाद का, इसमें लोग चाह रहे हैं कि हमें फायदा किस काम में है, अत्यधिक फायदा किस काम में मिलने जा रहा है, और उसकी ओर हम झुकेंगे। तो तात्कालिक फायदा जिस कार्य में हमें होगा, तो फिर आगे चल के तो वो नुकसान हमें। अच्छा, हम चलते चलते एक प्रश्न आपसे और ले लेते हैं, क्योंकि आप युवा कांग्रेस महासचिव है बछवाड़ा विधानसभा से, तो आगामी विधानसभा को लेकर बछवाड़ा के संदर्भ में, बछवाड़ा विधानसभा चुनाव जो आगामी समय में पूरे बिहार में होने वाले हैं, उसका क्या समीकरण रहेगा? बछवाड़ा विधानसभा का समीकरण जनता बताने को तैयार है। जनता ने अपना बेटा चुन लिया है, और महागठबंधन से गरीब दास का आना तय है, इस पर कोई शंका नहीं है। अच्छा, आप केवी स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आपने अपने समय को हमारे स्टूडियो के लिए दिया, तो जो केवी स्टूडियो लगातार दिन रात पूरी मेहनत कर रहा है जिला के उत्थान के लिए, जिला के विचारों को लोगों तक साझा करने के लिए, आम जनमानस को इस जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए डॉक्टर रोशन सर ने जो मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम के बारे में, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई समस्या है तो उसका समाधान तो तभी होगा जब वो समस्या प्रकट हो, और बड़े स्तर पर, एक इतने बड़े मंच पर आकर कोई समस्या प्रदर्शित होता है, तो निश्चित रूप से उसका समाधान हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अवश्य किया जाएगा। डॉक्टर रोशन जी का प्रयास बेहद साधुवाद देने लायक है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। आपको बहुत बहुत आभार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो की ओर से, और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना भी कि आपने हमारे स्टूडियो के लिए समय दिया, अपने उत्तम विचार से हम सबको अवगत कराया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अश्विनी कुमार, बछवाड़ा विधानसभा से युवा कांग्रेस महासचिव। इन्होंने अपने सुंदर विचार से हम सबको प्रेरित किया। इनके ये विचार हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पे आएंगे। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से जो फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो करें, और फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को भी अपना प्यार दें, समर्थन दें, और उसे फॉलो करें। बहुत बहुत आभार आप।
नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप तमाम दर्शकों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में स्वागत करता हूं। डॉक्टर रोशन जी और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत किया है, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। आप इस मंच से जनता से जुड़े मुद्दे को, बेगूसराय का विकास कैसे हो, इस मुद्दे को निश्चित रूप से देख पाएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। और इसके लिए आप इनके यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय और फेसबुक पेज बढ़ता बेगूसराय कहता बेगूसराय को निश्चित रूप से फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।